ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बजट 2021-22 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक डॉक्टर रंजना कुमारी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। बीते सालों में सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उनकी सुरक्षा को लेकर कई प्रयास हुए हैं, कई योजनाएं बनी हैं। एक तरफ जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से फीमेल फिटसाइट जैसी सामाजिक कुरीतियों में कमी आई है और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति देखने में आई है, वहीं वन स्टॉप वन सेंटर की स्थापना जैसे कदमों से महिलाओं को एक माध्यम दिया गया है जहां वे अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकती हैं। अक्सर बजट में हम सरकार के आने वाले कदमों या योजनाओं या उनके विजन के बारे में जानते हैं, तो इस बार भी हमने 2021-22 के बजट में कई ऐसी बातें सुनी पढ़ी जिनमें हमने पाया कि महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। रंजना जी, बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, हर शिफ्ट में काम कर सकेंगी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी। तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार की जो पुरानी योजनाएं हैं उन्हें सरकार और मजबूत बनाएगी या कुछ और नए कदम सरकार उठा सकती है? देखिए, लगातार विकास होता है और खासतौर से ऐसे समय में जबकि इतनी बड़ी विपदा से पूरी दुनिया जूझ रही है और भारत में तो खास तौर से जो कोविड पैंडेमिक का सबसे बुरा असर महिलाओं को झेलना पड़ा है, उन पर हिंसा बढ़ी है। लगभग दुगुनी हिंसा की वारदातें सामने आई और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इस बात को कंफर्म किया कि पारिवारिक हिंसा बढ़ी है। सामाजिक हिंसा जो सार्वजनिक स्थलों पर हो रही हिंसा है, रेप के केसेस बढ़े हैं। बहुत सारी महिलाओं को लगभग 15% तो ऐसी महिलाएं जो कि बिल्कुल जॉब मार्केट से बाहर हो गई हैं। तो ऐसे में नौकरियां चली गई हैं, हिंसा बढ़ गई है और लाइवलीहुड का सबसे बड़ा प्रश्न महिलाओं के सामने है। तो निश्चित तौर पर बजट में आगे ले जाने की बात तो होनी चाहिए और उसका एक हिस्सा ये है कि महिलाएं काम कर सकेंगी, चाहे वो किसी भी तरह के क्षेत्र में सुबह दिन में हो, रात में हो, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। कुछ प्रयास पहले सरकार द्वारा किए गए, उन पर आपकी मैं थोड़ी दृष्टि चाहूंगा। जैसे कि नीति आयोग ने 2019 में एक रोड मैप तैयार किया था। हम देखते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र है या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसमें महिलाओं की श्रम हिस्सेदारी बहुत कम है। लेकिन जो नीति आयोग ने एक रोड मैप तैयार किया था, उसमें ये तय था कि 5 सालों में महिलाओं की श्रम हिस्सेदारी या जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जिसे हम कहते हैं, उसको 30% तक बढ़ाया जाए। इसमें महिलाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर भी पैदा हों। तो आप किस तरह से देखते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, ये कितना, अगर ये सफल होता है तो आगे कितना सशक्तिकरण में इससे लाभ होगा? 94% जो रोजगार परक महिलाएं हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में है और नए सेक्टर में तो कुल 6% महिलाएं हैं और उसमें भी जो 94% है उसका भी जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि लगभग 90% है, वो एग्रीकल्चर में है। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो ज्यादातर महिलाएं जो काम कर रही हैं, जो कमा सकती हैं, जिनके रोजगार में कोई वेजेस से जुड़े हुए रोजगार हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में भी एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो ऐसे में जो हमारी योजनाएं हैं, खासतौर से जो महात्मा गांधी मनरेगा की योजना में जो पैसा बढ़ाया गया है, उससे महिलाओं को जरूर लाभ होगा और उनको कुछ न कुछ लोकल गांव के स्तर पर रोजगार मिलेगा और उनको उसमें लाभ होगा। दूसरा जो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा कदम है, छोटे छोटे रोजगार जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप या एसएमई, जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, की अपने घर में छोटा सा कोई काम शुरू कर दिया और उससे फिर अपने रोजगार के लिए कुछ न कुछ पैसा कमाने की कोशिश की है। उन लोगों की जॉब पे भी बहुत बड़ा हिट हुआ है इस समय। तो कुछ एक इंजेक्टिंग इन एसएमईज इकोनॉमी में कुछ पैसा डालने की समय बहुत जरूरत है और मुझे लगता है कि सरकार निश्चित तौर पर इसके बारे में कुछ करेगी। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम है उसमें वो रोजगार में शायद फिर से महिलाओं को लाभ हो। रंजना जी, एक बहुत फ्लैगशिप स्कीम रही है सरकार की उज्ज्वला योजना। क्या इस योजना को हम महिला सशक्तिकरण से किसी तरह से जोड़कर देख सकते हैं? क्योंकि इस बार बजट में घोषणा हुई है कि 1 करोड़ लाभार्थियों को और जोड़ा जाएगा इस योजना के तहत। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं हैं, जो चूल्हे पर खाना पकाया करती थी, सामाजिक बराबरी लाने में इस योजना ने कुछ रोल निभाया है और जबकि और इस योजना को बढ़ाया जा रहा है, तो इससे आगे चलकर कुछ और लाभ होगा। देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि चूल्हे पर खाना बना करके न सिर्फ स्वास्थ्य खराब हुआ बल्कि आंखें खराब हुई औरतों की, और फिर उसके बाद वो जिम्मेदारी चूल्हे के लिए संसाधन जुटाने की, लकड़ी जुटाने की, तो सब
औरतों पे ही बोझा रहा है। तो इस योजना के जरिए जब गैस के सिलेंडर दिए गए हैं तो औरतों को काफी लाभ हुआ और 1 करोड़ औरतों को अगर और जोड़ा जाएगा तो फिर इससे एक बड़ी संख्या में एक मॉडर्न इक्विपमेंट से उनको जोड़ा जाएगा और उससे उनको लाभ होगा। जो बजट में स्कीम्स के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, एलोकेशंस हुए हैं, उसका इस्तेमाल कहीं व्यवहारिक तौर पर होता हुआ अगर हम देख रहे हैं तो एक योजना मुझे नजर आती है जिसका मैंने जिक्र किया, वन स्टॉप सेंटर, यानी एक ऐसा रिड्रेसल, एक ऐसी जगह दी गई जहां महिलाएं अपनी किसी भी तरह की हिंसा की शिकायत दर्ज करवा सकती हैं, उन्हें काउंसलिंग दी जाती है और देश भर में ये अलग अलग जगह पर ऐसे वन स्टॉप सेंटर जिन्हें सखी केंद्र भी कहा जाता है, तो वहां महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करवाती हैं। ये कितनी महत्वपूर्ण पहल रही है और आपको क्या लगता है कि इसका विस्तार और कितना होना चाहिए और ये महिला सुरक्षा की दृष्टि से, उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से कितनी लाभकारी योजना है? ये वन स्टॉप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये तय हुआ था कि 100 जिलों में सबसे पहले इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो कुछ जिलों में तो हो गया है और बाकी जिलों में अभी इनको बनाना बाकी है। उसके अलावा मैं तो ये सोचती हूँ कि हर ब्लॉक में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक जगह वो सारी सुविधाएं महिलाओं को मिलेंगी। एक तो अक्सर ये सुनने में आता है कि पुलिस ने FIR नहीं लिखी, तो वहां पर जाके जब वो कंप्लेंट करेंगी तो पुलिस की सर्विसेज अवेलेबल होंगी, उनको काउंसलिंग की सर्विसेज अवेलेबल होंगी, उनको लीगल सपोर्ट, जो लीगल एड वगैरह का जो सपोर्ट दिया जाता है वो सर्विसेज, तो सारा एक स्टॉप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर, मतलब एक जगह पर सारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी। और जो महिलाएं हिंसा का शिकार हैं तो इन सब घटनाओं में महिलाएं निश्चित तौर पर वहां से पूरी सुविधा पा सकती हैं और इस बजट के बाद उनको और तेजी के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि सरकार इस काम को करेगी और जितना टारगेट तय हुआ था वो सारे क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर साल के अंत तक न सिर्फ स्थापित हो जाएंगे बल्कि चलने भी लगेंगे। आप जैसे विशेषज्ञ ही रंजना जी कहते हैं कि अगर आर्थिक तौर पर हम सक्षम हैं तो हमारा समाज में सशक्तिकरण होता है, तो महिलाओं को भी अगर आर्थिक रूप से सक्षम वे हो सकें तो आगे चलकर वे अपने रास्ते तलाश कर सकती हैं, उनका सशक्तिकरण हो सकता है। इस ओर सरकार ने कुछ अहम कदम जैसे उठाए हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिन पर आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा। जैसे कि महिलाओं को बाजार देने के लिए और उन्हें उद्यमी बनाने के लिए एक योजना चली, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी स्टेप, और दूसरी तरह से डिजिटल लिटरेसी की तरफ भी उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि न सिर्फ वो रोजगार करें बल्कि डिजिटली वो लिटरेट होकर इंटरनेट के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। और स्किल डेवलपमेंट में भी उनके सशक्तिकरण को लेकर काफी योजनाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में जो महिलाएं अपना काम शुरू करना चाहती हैं और आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहती हैं, तो ऐसी योजनाएं उनके सशक्तिकरण में कितनी मददगार साबित हो रही हैं और आगे चलकर भविष्य में इन योजनाओं का आप कितना बड़ा महत्व देखती हैं? जो रोजगार की बात हम कर रहे हैं, स्किलिंग के लिए पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि स्किलिंग प्रोग्राम हो। स्किलिंग के लिए बहुत जरूरी है कि महिलाओं के लिए एक अलग से कोटा तय किया जाए कि जितने स्किलिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें कम से कम 50% महिलाओं की स्किलिंग के लिए होगा। तभी ये हो पाएगा कि वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में आपने ही कहा और सब लोग हम जानते हैं, सारे रिसर्च से पता चला है कि 10% महिलाएं तो पहले ही बाहर हो गई हैं और पहले भी हम लोग दुनिया के आंकड़ों में काफी नीचे हैं। तो ऐसे में जब हम स्किल करेंगे उनको खास तौर से और बहुत सारे उनसे जोड़ेंगे, जो कहते हैं जो स्टेप प्रोग्राम के तहत भी स्किलिंग का काम है, तो तमाम इस तरह के उद्योगों से जोड़ेंगे ताकि उनको रोजगार में जाने का मौका मिले और वो रोजगार के एवेन्यूज उनके सामने खुले और उनका वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फिर से बढ़े। जो भी विकसित देश है वहाँ की महिलाओं की वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत हाई है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, उसमें उनकी भागीदारी बढ़े। स्टेप योजना निश्चित तौर पर एक अच्छी योजना है और उसमें और बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। दूसरा वो भी तो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जो मुद्रा का जो किया गया इंटेंसिव में इम्प्लीमेंटेशन का एक बहुत अच्छा डिजाइन बनाया गया है जो लोअर एफिशिएंसी पर काम कर रहा है, अभी उसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। रंजना जी, कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और विश्लेषण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बजट 2021-22 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक डॉक्टर रंजना कुमारी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।